हेलो दोस्तों, पेन पेपर हाथ में है। और हेलो दोस्तों, पावर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और साइंस के बायोलॉजी के बुक साथ में है, तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप हम लोग ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर चुके हैं, उसी प्रकार हम लोग आज तीसरा चैप्टर परिवहन का, भारतीय वन का जो बुक है, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए बनेंगे, जैसे दिख रहा होगा आपको, अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरी के बाद कौन प्रश्न करेंगे, तो कौन बता करिएगा सर, जो न बताइए हमको। देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न 34 है। लघु उत्तरी प्रश्न की संख्या टोटल कितना है, 10 है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की टोटल संख्या कितना है, 7 है। ये सभी प्रश्न हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पी सी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा क्या है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो चलते हैं, प्रश्न क्या था, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रक्त वाही परिवहन तंत्र कहते हैं। कौन तंत्र कहते हैं जी, तो रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले, भाग नहीं, भाग लेने वाले ऊतक संवहन ऊतक कहलाते हैं। पौधों में पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक संवहन ऊतक कहलाते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम के एक साथ को ही क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहा जाता है या संवहन मंडल कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, चालानी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालानी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा चालानी नलिकाएं तना के फ्लोएम में पाया जाता है। चालानी नलिकाएं जो तना के फ्लोएम में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 होगा, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर से, पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित क्रिया को ही क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी हो की ओर, तो प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो बोल सर आप ही ने बताइएगा क्या कह रहा है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ज़्यादा जूम इन हो गया था। क्वेश्चन हो जाएगा 5 में, स्थानांतरित क्या है, स्थानांतरण क्या है। उत्तर हो जाएगा पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एमिनो अम्ल के रूप में पौधे हमेशा अधिक सांद्र वाले भागों से कम सांद्र वाले भागों की ओर होता है। करा खाद्य पदार्थों में स्थानांतरण अमीनो अम्ल के रूप में पौधे में हमेशा अधिक सांद्र वाले भागों से कम सांद्र वाले भागों में होता है। प्रश्न संख्या 7 करा खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है। खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है। उत्तर हो जाएगा आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है खनिज लवण का अवशोषण जी, आयन के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 8 खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण
पौधों में पोषण के लिए आवश्यक है। खाद्य पदार्थों के लिए पौधों में क्या चाहिए, पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसलिए छोटा आंसर, नहीं तो इसको तो बहुत बड़ा आंसर हो सकता था। चलिए प्रश्न संख्या 9, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, संवेक्त रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाएं जिसको प्लेटलेट्स भी कहा जाते हैं, ब्रैकेट में आप प्लेटलेट्स लिख सकते हैं। ये रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम थे। क्वेश्चन 10 कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। उत्तर रुधिर, जिसको रक्त या रक्त, हृदय और रक्त वाहिनिकाएं। ये जो हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा रक्त किस प्रकार का ऊतक है। प्रश्न संख्या 11 रक्त किस प्रकार का ऊतक है। उत्तर हो जाएगा संयोजिक ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजिक ऊतक है। क्वेश्चन पूछेगा रक्त क्या है, तो एक प्रकार का ऊतक है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न संख्या 12 क्या करा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के फेफड़े में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के फेफड़े में होता है। प्रश्न संख्या 13 मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है। मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है। तो उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, कौन, लाल रक्त कणिकाएं 45, लाल रक्त कणिकाएं जो होगा, लाल रक्त कणिकाएं 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं 5000 से 9000 प्रति घन मीटर होता है। रक्त लाल क्यों दिखते हैं। रक्त लाल क्यों दिखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रक्त में हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है मौजूद होने के कारण रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इसी को हीमोग्लोबिन को ही एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक कहते हैं। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण भी होता है। प्रश्न संख्या 15 कह मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेसम होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। यह होता है जब मनुष्य के हृदय में 4 बेसम होते हैं। प्रश्न संख्या 16 शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाईं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा 2 अग्र महाशिरा तथा 1 पश्च महाशिरा द्वारा। 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा द्वारा। प्रश्न संख्या 17 हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा द्विदलीय कपाट। कौन कपाट, द्विदलीय कपाट। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 17, 21 गलत हो गया है, 18 किधर गया जी, 1 सेकेंड। चलिए 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं के नाम लिखें। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं के नाम लिखें। उत्तर फुसफुसी शिरा। कौन शिरा, फुसफुसी शिरा। प्रश्न संख्या 9 हृदय के बेसमों का संकुचन क्या कहलाता है। हृदय के बेसमों का संकुचन क्या कहलाता है। उत्तर हो जाएगा सिस्टॉल कहलाता है। हृदय के बेसमों के संकुचन को सिस्टॉल कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें
शरीर के ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें विऑक्सीजनयुक्त रक्त वाहिनिकाएँ होते हैं। शरीर के ऐसे धमनी का नाम लिखें जिसमें विऑक्सीजनयुक्त रक्त वाहिनिकाएँ होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा फुसफुसी ध्वनि। कौन ध्वनि? फुसफुसी ध्वनि। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। ये आगे पीछे हो गया था क्वेश्चन, 20 के बाद इधर आ गए 21। प्रश्न संख्या कह रहा है कितना? 21। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 21? कह रहा शरीर की ऐसे शिरा का नाम लिखें जिनमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। शरीर की ऐसे शिरा के नाम लिखें जिनके ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। उत्तर फुसफुस शिरा। कौन शिरा? फुसफुस शिरा। प्रश्न संख्या 22। विभिन्न शिराएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? विभिन्न शिरा आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? उत्तर हो जाएगा शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 23। एक ऐसी कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस। एक ऐसी विसरण का नाम बताया जो परिवहन विसरण के द्वारा होता है, तो क्लेमाइडोमोनस में जो परिवहन होता है जो विसरण क्रिया द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 24। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 24? पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? पौधे में जल तथा खाद्य स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो पौधे में जल और खाद्य का स्थानांतरण कहाँ से होता है? जाइलम तथा फ्लोएम। ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम ऊतक है। इसको संवहन बंडल या संवहन ऊतक भी कहा जाता है। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? संवहन ऊतक बोलेंगे, संवहन मंडल बोलेंगे। प्रश्न संख्या 25। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 25? कह रहा प्रश्न संख्या 25, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो वाहिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वाहिकाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 26। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिका मृत होती है? तो उत्तर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है, और जाइलम का कोशिका होता है जो सजीव होता है। प्रश्न संख्या 27। जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो जाइलम और फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्लोएम होता है। जो फ्लोएम संवहन ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसे भी लिख सकते हैं, अति लघु उत्तरी में डायरेक्ट लिख लीजिए, फ्लोएम करता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा संवहन बंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संवहन बंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक है। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 30 दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना द्वारा अलग होते हैं? उत्तर हो जाएगा विभाजित या सेप्टम द्वारा। किसके द्वारा अलग होते हैं जी? विभाजित या सेप्टम द्वारा। प्रश्न संख्या 31 उस शिरा का नाम बताएं
जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। उत्तर हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा में शुद्ध ऑक्सीजनयुक्त रक्त का प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 32, वैसे रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? वैसे रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती क्या कहलाती है? बलसीका कहलाती है। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है? कह रहा प्रश्न संख्या 33, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किसमें होता है? ध्वनि में या शिरा में? प्रश्न कहा रक्त संचार ज़्यादा दबाव से किसमें होता है, ध्वनि में या शिरा में? तो उत्तर हो जाएगा ध्वनि में होता है। जो क्या चीज़ होता है, रक्त का दबाव ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 34 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? उत्तर हो जाएगा सिस्फिग्नोमीटर से की जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं परिवहन के लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसके पहले हम लोग देख रहे थे सारा परिवहन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 3 है, जो परिवहन के चैप्टर 3 के परिवहन के। अब चलेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। क्या कह रहा सर लघु उत्तरीय प्रश्न, जो देखिए कह रहा लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या लिखें, परिभाषा लिखें। उत्तर हो जाएगा उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहलाता है। यानी जहाँ उसको पदार्थ को ज़रूरत है, जहाँ है वहाँ से ले जाके जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? उत्तर हो जाएगा पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। पौधों में जाइलम वाहिनिकाओं में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक का होता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो सर बताइए क्या कह रहा है। कह रहा मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? उत्तर कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रसारण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाता है। कह रहा है कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रसरण द्वारा मूल भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है? उत्तर पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यह खनिज व अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। परा संख्या कितनी को चलते हैं? परा संख्या 6 में चलते हैं। परा संख्या 5 में कहता है, क्या कह रहा है परा संख्या 5, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संवहन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों यानी द्विदिशीय होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है जी? क्लियर है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, कैसे? लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? उत्तर, लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोज की होती है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। परा संख्या 7 कह रहा, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है? श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं इसकी संख्या अधिक होती है। लाल रक्त कोशिकाएं इसकी संख्या अधिक होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं से इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाएं से कम होती है। आगे क्या कह रहा है? लाल रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं क्या? ये अस्थिमज्जा में बनता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये हमारे शरीर के बीमारियों को और संक्रमण से बचाती है। 3 में कह रहा, लाल रक्त कोशिकाएं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये प्रतिरक्षी बनाती है, जो आक्रमणकारियों से लड़ता है। जो किससे लड़ता है? आक्रमणकारियों से लड़ता है। 4 में लाल रक्त कोशिकाएं इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं श्वेत रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी जमाने में सहायक होता है? थक्का जमाने में सहायक होता है। 8 में क्वेश्चन नंबर 8 का है, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। ये रक्त के थक्का बनने में क्या होता है? सहायक होता है। प्रश्न संख्या 9, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? बताइए। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? बताइए। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। प्रश्न संख्या 2, धमनी में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। धमनी में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, जबकि शिरा में रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है। प्रश्न संख्या 3, धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली और क्या होती है? मोटी होती है। प्रश्न संख्या 4, धमनी कपाटहीन होता है, जबकि शिराएं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं। धमनी कपाटहीन होता है,
जबकि शिरा में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं। प्रश्न संख्या 5, फुसफुस अशुद्ध रक्त बहती है। फुसफुस से अशुद्ध रक्त बहती है, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाते हैं। जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाते हैं। जबकि फुसफुस शिराओं में शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का संचार होता है, जो रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाता है। अगला प्रश्न संख्या 10, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट प्रश्न है। कह रहा रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा, परिवहन को एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इसी प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुणी परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग, जैसा कि देखें हम लोग लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लघु उत्तरीय, अब कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। परिवहन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे। जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे। उत्तर हो जाएगा पहला में, फ्लोएम में वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा जाती है। जबकि जाइलम में ये बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाती है। पौधे के सभी ऊपरी भागों तक क्या करती है, पहुंचाती है। दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है फ्लोएम में जीवित ऊतक होते हैं, जबकि जाइलम में मृदुक ऊतक होते हैं। जीवित भी हो सकते हैं। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं सभी कोशिकाओं और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। जबकि जाइलम में वाहिनिकाएं जाइलम मृदुतक तथा कोष्ठ रेशे पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, लंबे वृक्ष में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे पहुंचता है, समझाएं। उत्तर हो जाएगा, एकोशिकीय पौधे ये तथा क्लोमाइडोमोनस युगलिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवाल में पदार्थ का परिवहन विसर्जन द्वारा होता है, किंतु जटिल बहुकोशीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। इस पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम विशिष्ट परिवहन ऊतक हैं। ये लंबी नलिकाएं के रूप में होती है। ये ऊतक जड़ से तना एवं पत्तियों तक फैले होते हैं। पत्तियों में ये सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। जल एवं खनिज लवणों को जड़ द्वारा खींची जाती है तथा जाइलम पत्तियों द्वारा पहुँचते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को फ्लोएम ऊतक विभिन्न अंगों को पहुंचा देता है। इस प्रकार बड़े जटिल वृक्षों में विभिन्न ऊंचाइयों तक जल का संवहन होता है। जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज पदार्थों को ऊंचाई तक पहुंचाता है।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 3 की ओर। ये 3 2 हो गया, 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? सचित्र वर्णन करें। पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? सचित्र वर्णन करें। उत्तर, पौधों में खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसी एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्र वाले भागों को संभरण सिरे और कम सांद्र वाले भागों को उपयोगी सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाएं द्वारा होती है। फ्लोएम की कौन नलिकाएं द्वारा? चालनी नलिकाएं द्वारा होता है। ये नलिकाएं अत्यंत छोटी छिद्र वाले प्लेट से जुड़ी रहती है, अतः ये नलिकाएं खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस प्रकार से आप चालनी नलिकाएं की तस्वीर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, चित्र का चित्रण कर सकते हैं। खाद्यों का उच्च सांद्रण चालनी नलिकाएं, चालनी पट्टी, और खाद्यों का निम्न सांद्रण यहाँ से होता है। फिर ही उच्च सांद्रण हो गया, फिर निम्न सांद्रण हो गया। ये वाला भाग कहलाएगा सखी कोशिकाएं कहलाएगा, और नीचे अधोमुखी। इस तरीक़ा से जो होगा सांद्रण। कह रहा फ्लोएम, क्या चीज़? फ्लोएम में इसकी चालनी नलिकाएं द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन। इस प्रकार पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधे की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथों में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों के नीचे की ओर अधोमुखी का संचरण अंगों जैसे संची जड़ से ऊपर की ओर ऊपरीमुखी द्विदलीय पथ से गति करती है। इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए 2 स्वतंत्र पथ जाते हैं। कौन देने के बाद? ध्यान देने के बाद। दोस्तों पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा, यहीं से खूंटी सी पीटी सी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल सब्सक्राइब दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा? प्रश्न संख्या 4 कह रहा मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। उत्तर, रक्त एक तरल उत्तक है। इसे परिवहनयोजी उत्तक भी कहा जाता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा जलीय घोल के रूप में पाया जाता है। इसे प्लाज्मा कहते हैं। शेष भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इसकी संरचना इस प्रकार है। इसकी संरचना कौन प्रकार है? इस प्रकार है। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह रक्त में लगभग 55 से 60% होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त के करीब 40 से 48% भाग हैं। स्त्री में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्तकण, दूसरा श्वेत रक्तकण, तीसरा प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु। पहला लाल रक्तकण, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक लौह युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। 1 किलोग्राम हीमोग्लोबिन
में 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन हो सकता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त कण का निर्माण करता है और इतना ही नष्ट भी करता है। लाल रक्त कण श्वसन शरीर द्वारा लिए गए ऑक्सीजन संयोजन कर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे इसका रंग गुलाबी या लाल होती है। गुलाबी क्या होती है जी? लाल होती है। दूसरा देखेंगे हम लोग श्वेत रक्त कण। ये अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। ये रंगहीन कोशिकाएं हैं। इसके कुछ कोशिकाएं के जीव द्रव में दानेदार कण पाया जाता है। प्राकृतिक अम्लीय, क्षारीय या उभयनिष्ठ हो सकता है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी का काम करती है। ये अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनाकर रासायनिक युद्ध करते हैं तथा हमारे शरीर को रोगाणु से रक्षा करते हैं। तीसरा, प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाएँ या अनियंत्रित आकार का तारानुमा कोशिकाएं हैं। इसकी संख्या प्रति घन मीटर 1.5 से 3 लाख तक होती है। इसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। रक्त को क्या बनाने में सहायक करता है? थक्का बनाने में सहायक करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या कह रहा है। मनुष्य हृदय का एक सुरक्षित नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी सीधे कहिए न कि आपको एगो चित्र बना के दिखाना है। लीजिए, हम एगो चित्र आपको क्या कर दिए हैं? दिखा दिए हैं बनाकर। यहाँ पर चित्र का चित्रण हो गया है। आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उम्मीद करते हो कि आप बना लीजिएगा। इसको वीडियो को क्या कीजिएगा? यहाँ पर पॉज कीजिएगा। आप पॉज करने के बाद क्या कर लीजिएगा जी? बना लीजिएगा इस प्रकार से। उम्मीद करते होंगे कि आप बना लीजिएगा। इसमें है महाधमनी है, फुसफुसी है, फुसफुसी शिराएँ हैं, बायां अलिंद इधर है तो इधर दायां अलिंद हो गया, इधर बायां निलय हो गया, इधर दायां निलय हो गया। यहाँ पर द्विदलीय कपाट होता है, यहाँ पर त्रिदलीय कपाट होता है। ये पक्ष महाशिरा है, ये अर्धचंद्र कपाट या कपाट है, अग्र महाशय है। ये भित्ति एगो इसमें होता है जो भित्ति कहलाता है। यहीं पर पेस मेकर होता है। ये का चित्र का आप चित्रण कर सकते हैं। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 6? प्रश्न संख्या 6, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। उत्तर, हृदय का आकार त्रिकोण होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर है तथा बाएं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली अंदर बंद होता है जिसे हृदयवार पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की 2 झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। मनुष्य तथा मैमेली वर्ग के अन्य जंतुओं में 4 बेसम हैं जो दायां और बायां अलिंद या ऑरिकल तथा दायां और बायां निलय या वेंट्रिकल कहलाती है तथा ये दोनों एक विभाजित या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। इस सेप्टम को अंतर अलिंद भित्ति कहते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के संकरे पश्चात में स्थित होता है तथा ये एक दूसरे से अंतर्वाल्वीय भित्ति द्वारा अलग होता है। कौन भित्ति द्वारा अलग होता है जी? अंतर्वाल्वीय भित्ति द्वारा होता है। वही वाला चित्र है। चित्र का इस तरीक़ा से क्या कर लीजिएगा? वीडियो को पॉज करके चित्र का चित्रण कर लीजिएगा।
उसके बाद जैसा ही आप चित्रण कीजिएगा इसका, उसके बाद हम आप पढ़ेगा मनुष्य के हृदय दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक झिल्ली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में देता है परंतु वापस नहीं आने देता है। इसी प्रकार बायां अलिंद बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र से द्वारा खुलता है। दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुसफुसी चाप निकलती है। फुसफुसी चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचक्राकार वलय स्थित होता है। इसे वाल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुसफुस चाप में जाता है परंतु फिर वापस फुसफुस चाप से आगे की ओर दाएं और बाएं फुसफुस धमनी में बट जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 7 जो कि लास्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न का किसके चैप्टर 3 परिवहन का भारतीय वन बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन 7 करा, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं। उत्तर, हृदय शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। वह उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। हृदय पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय की पेशीय भित्ति में संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। हृदय के वैष्णों अलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के वैष्णों का संकुचन सिस्टॉल तथा शिथिलन डायस्टॉल कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त 2 अशुद्ध रक्त महाशिराएं एवं पक्ष महाशिराओं के द्वारा अलिंद में पहुंचता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुसफुस शिराएं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंद में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन फलतः अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद निलय छिद्रों द्वारा बाह्य निलय में पहुंच जाती है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाता है तथा दोनों निलय रक्त से भर जाता है तब निलयों में संकुचन तथा अलिंदों में संकुचन होता है। इस प्रकार हृदय अपना कार्य संपन्न करती है। कौन देने योग्य बा, ध्यान देने योग्य बा। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटों को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।